1 और 11 में सबसे पहले बात हाथरस गैंगरेप की, जिसमें लगातार किरकिरी झेल रही यूपी की सरकार और पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। एसआईटी टीम ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इस वक्त गांव के प्राइमरी स्कूल में परिवार से पूछताछ की जा रही है। एसआईटी टीम तेजी से जांच करने में लगी है और 7 दिन के भीतर जांच खत्म करने की बात की जा रही है। परिवार के साथ इस वक्त एसआईटी की टीम मौजूद है और 7 दिन के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा, ये कहा जा रहा है। इस केस के सामने आने के बाद एसआईटी का गठन किया गया। हाथरस पहुंचकर टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस लगातार इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं हाथरस की इस घटना को लेकर। एसआईटी की टीम है, यही वजह है कि जांच की प्रक्रिया बिल्कुल सुबह सुबह शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि रात में तकरीबन 1 बजे के आसपास हम लोग इस गांव से वापस जाते हैं और सुबह सुबह जो 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम है वो यहां पर पहुंच जाती है। पीड़ित जो पक्ष है उनसे लगातार इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिवार की सीधी ये मांग है कि फांसी की सजा हो, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। और यही चुनौती एसआईटी के सामने भी है। एक महिला अधिकारी भी उसमें शामिल है, 2 पुरुष हैं और लगातार उनसे पूछताछ के जरिए जो पीड़ित पक्ष है ये जानने की कोशिश की आखिर उस दिन 14 तारीख की सुबह हुआ क्या था। जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जा रही है। गांव के माहौल को लेकर भी ज्यादा जानकारी। ये भी देखा जा रहा है कि पहले किसी तरह की कोई रंजिश का मामला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इस एसआईटी, क्योंकि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही जो पकड़े गए लोग हैं उनको सजा मिलेगी और परिवार लगातार उनको फांसी दिए जाने की मांग कर रहा है। यही कारण है कि परिवार वालों से बातचीत के जरिए दरअसल उस दिन सुबह हुआ क्या था, मामला पूरा आगे कैसे बढ़ा, मां से भी लगातार बातचीत की जा रही है, उनसे जानकारी ली जा रही है। हालांकि परिवार के लिए कितना दुखद ये दिन, क्योंकि परसों बीती रात जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा कैसे पूरा का पूरा देश आक्रोशित हो गया था आधी रात की उन तस्वीरों को देखकर, जब पुलिस की बर्बरता यहां पर देखने को मिली थी और बिना घर वालों की परमिशन के शव को जला दिया गया था। तो इसीलिए अब चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि अब एक छोटी सी भी चूक, छोटी सी भी लापरवाही, छोटी सी भी प्रशासनिक गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि फिलहाल एसआईटी की टीम ने सुबह अपना इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी शुरू कर दिया है क्योंकि 7 दिनों के इनके पास 7 दिनों का वक्त है। 7 दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच करके अपनी जो रिपोर्ट है उसको सौंपनी होगी और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाएगी, जिसका वादा योगी सरकार की ओर से किया गया है। यहाँ पर पीड़ित पक्ष से जो ऐलान किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी हाथरस से हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चित्रा का रुख करते हुए, चित्रा, आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, दबाव लगातार यूपी पुलिस और सरकार पर भी है। एसआईटी टीम का गठन तो कर दिया गया है, लेकिन क्या ये टीम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेगी या महज खानापूर्ति की जा रही है? ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी नेहा, लेकिन आपको बता दें कि एसआईटी की टीम जहां पर घर पर पूछताछ कर रही है वो तस्वीरें कैमरे में कैप्चर करके हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि चारों तरफ पुलिस का भारी जमावड़ा है, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो नहीं पगडंडियों के सहारे होते हुए पैदल ही हम यहां पर निकले हैं, कुछ जो 2 व्हीलर से और उसके बाद पैदल होते हुए, चूंकि चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेड्स करके पूरे गाँव को घेर कर रखा हुआ है और घर के भीतर ही एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम पूछताछ कर रही है। वहां पर एक पुलिस वाला बाकायदा उसको नोट डाउन कर रहा है, जो बयान भी परिवार की ओर से दिए जा रहे हैं बाकायदा उसको लिखा जा रहा है। लेकिन हम उस हिस्से में मौजूद हैं। देखिए यही है उस पीड़िता के पार्थिव को जहां पर पुलिस वालों ने जला दिया था। देखिए यहाँ पर चारों तरफ आपको ये बिखरा हुआ राख तो दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर गोबर के कंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ लकड़ियां। यही वो जगह है जहां की आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया और यहाँ की उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए कि इस तरह की स्थिति आखिर पैदा क्यों की गई, अंतिम संस्कार तक की इजाजत परिवार को क्यों नहीं दी गई। ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर परिवार का घर है जहां पर एसआईटी की बड़ी टीम बैठी हुई है। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम और पुलिस वालों का बड़ा जमावड़ा, पुलिस वालों का बड़ा वहां पर जमावड़ा है, अंदर जाने की इजाजत नहीं। इसी वजह से बहुत पगडंडियों से होते हुए दूसरे के घर से जाकर जो तस्वीरें हमने कैप्चर की है वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे होंगे। अभिषेक आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए, आप लगातार वहां मौजूद रहे, हाथरस जहां पर यह घटना हुई, जिस गांव की ये घटना है, वहां पर अभी क्या माहौल है, क्या मनस्थिति है लोगों की अभी वहां पर? जी देखिए, कल तक यहाँ से गाड़ियों से हम अंदर जा सकते थे। आज आप ये रस्सियां देख रहे हैं, ये बैरिकेड देख रहे हैं और तमाम मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं। आगे भी बैरिकेड है जहाँ के आगे चित्रा को भी नहीं जाने दिया गया। इस तरह की स्थिति अब यहाँ बना दी गई है कि अंदर कोई जा ना सके, अंदर लोगों से कोई बात न कर सके। हालांकि हम कल तक यहीं पर थे, इन सब लोगों से हमने बात की। गाँव के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम से काफी सदमे में है।
पहली बार उन लोगों ने इस तरह की चीजें देखी हैं। इतने बड़े अधिकारी पहली बार उनके गांव में गए हैं, इतना लाव लश्कर पहली बार यहां दिखा गया। एक दहशत जैसा माहौल बन गया है गांव में। लोग जो जा रहे हैं साइकिल से, बाइक से, उनसे भी पूछताछ हो रही है इस गांव के रहने वाले हैं या नहीं। अंदर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाने वाले कर्मचारी यहां गाड़ी खड़ी करके पैदल उनको भी जाना पड़ा। इस तरह की स्थिति बना दी गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 पुलिसकर्मी जो विक्टिम की फैमिली के साथ सिक्योरिटी में तैनात थे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उसकी वजह से उस पूरे इलाके को जहां पर उनका घर है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। हो सकता है कुछ देर में जिला प्रशासन ये प्रेस रिलीज जारी भी कर दे कि ये कोविड कंटेनमेंट जोन है। 3 से ज्यादा अगर लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनका कहना है कि उनको वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब उन विक्टिम के फैमिली से मिलना मीडिया के लोगों के लिए, बाकी जितने भी यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। परिवार से इस वक्त बातचीत करना मुश्किल है क्योंकि बैरिकेडिंग कर दी गई है। धारा 144 पूरे हाथरस में लागू कर दी गई है, खासतौर पर उस इलाके में जहां पर ये वारदात हुई है। इसके साथ ही आपको सुना देते हैं कि इस इलाके के डीएम का क्या कुछ कहना है। देखिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और कल ही गठन किया था। कल शाम को यहाँ पर टीम आ गई थी। आज टीम जाकर के वहाँ परिवार वालों के बयान लेगी, वहाँ पे जांच करेगी। चाहूँगा कि हाथरस के जो सभी बॉर्डर हैं वो सील किए हुए हैं और इसके अलावा जो आसपास के जनपद हैं उनसे भी हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास नहीं है कि मिसेस गांधी यहाँ पे आ रही है। देखिए, उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखी है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है और एफएसएल की जांच के बाद ही ये प्रूव हो पाएगा कि उसमें उनका रेप हुआ था या नहीं हुआ था। उसमें कोई स्पष्ट मंतव्य उसमें नहीं दिया गया। मतलब अभी हॉस्पिटल ने अपने तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन हाँ, नहीं किया है, हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ, उसमें क्या है कि पीड़िता के इस प्रकार के जैसे जो साइंस होते हैं बॉडी पर, वो इस टाइप के साइंस उनको नहीं मिले हैं और उन्होंने इसीलिए उसको एफएसएल के लिए भेजा। वो जीना चाहती थी, वो घर लौटना चाहती थी, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। हाथरस के उस परिवार में गहरा गम और गुस्सा है जिसने अपनी बेटी को खो दिया। पिता ने जब रोते हुए अपनी बिटिया के आखिरी शब्द बताए, सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। देखिए हाथरस की निर्भया के परिवार का दर्द। तड़प रही है मेरी बेटी। नहीं, आप रोइए मत। 2 दिन बाद भी हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव बूलगड़ी में मातम, गम और गुस्सा पसरा हुआ है। 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद हाथरस की निर्भया दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। टूट गया उसका वादा जो उसने अपनी भाभी से किया था। मैं बोलती थी मैं ठीक होके घर आऊंगी ना, भाभी कैसी है मेरे से पूछ रही, तो ये चीज मन में लगी है कि वो जीना चाहती थी, मैं ठीक होके घर आऊंगी। हाथरस की निर्भया जज्बे से भरी लड़की थी। अपने साथ हुई दरिंदगी के जख्मों से उभर कर वो जीना चाहती थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। वो तो दुनिया से चली गई और वो भी मरी नहीं है, वो जीना चाहती थी। इन लोगों ने जो राजवीर दिलेर करके जो आ रहे हैं आज हमें मतलब दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने ही सब कुछ सब खत्म कर दिया हम लोगों का, उन्होंने ही खत्म कर दिया। उनकी बेटी भी आई, वो भी आई, उनकी वाइफ भी आई। उन लोगों ने यही बोलते रहे सब कुछ सही हो जाएगा। 1 सप्ताह तक अगर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी ट्रीटमेंट मिलता ना तो शायद वो दीदी आज हमारी जिंदा होती। वो जीना चाहती थी, इन लोगों ने जानबूझ के मारा है उन्हें। उधर पापा अभी सदमे से उबर नहीं पाए हैं। रो रो कर बुरा हाल है। रह रह कर कानों में गूंज रही है बेटी की वो आवाज कि पापा हमको इंसाफ दिलाना। बेटी मेरी बात बहुत अच्छी थी और मेरी बहुत लाडली बेटी थी, सब में छोटी। क्या बोलती थी? लास्ट में बोल के गई है कि पापा इंसाफ चाहिए। एक तरफ बिटिया को खोने का गुस्सा तो दूसरी तरफ आखिरी झलक ना देख पाने का मलाल। पैर पकड़े मेरी बेटी को दे दो। झोली फैला के आप कह रही थी मेरी बेटी को दे दो, लेकिन नहीं सुने। नहीं सुने, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं सुने। नहीं सुने। आखिरी बार मेरी बेटी को तुम यात्रा तो दिखा दो। पर आप अपनी बच्ची का चेहरा देखना चाहती थी? चाहती थी मेरी बच्ची आ रही है, पर आखिरी बार तो देख लूंगी। आगे सुनिए मंगलवार की रात अमंगल की कहानी। रात में यही हुआ कि वहाँ से लेके सीधे शमशान घाट में लेके गए, तो हम लोग को सुनने को मिला तो हम लोग सब गए गाड़ी के,
गाड़ी के सामने खड़े हुए तो सबको उठा उठा के इधर उधर फेंक दिया। लेडीज पुलिस भी लगा, आप लोगों को भी गिरा दिया था? आए बहुत। कुल कितनी महिलाएं थी उस समय? कुल कितनी महिलाएं थी बताइए? ज्यादा हाँ, वो यहाँ से चली गई, कम से कम 40-50 होंगी। और रात में तो आप भी जानते हो, रात में करते नहीं हिंदू धर्म में, तो उस तरीका से उन लोगों को हमने डीएम सर से भी हाथ जोड़ा, एसपी सर थे उनसे भी बोला। और उस समय मारपीट भी हुई महिला? हाँ, मारपीट भी हुई है। उनकी बॉडी लगाई जा रही थी, हंस हंस के उनकी बॉडी लगाई जा रही थी। ये लोग प्रशासन के लोग हंसते जा रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे घेराबंदी कर ली, उसके अंदर वीडियो दिखाया जा रहा है, उसमें हंस रहे हैं वो लोग। पूरा परिवार, नाते रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग आज तक ने सबसे बात की। हर कोई गुस्से में है। पुलिस पर भरोसा करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। एक बेटी के साथ में ऐसा हुआ है तो वो इतना मुंह भर देंगे, तो फिर क्या उनको ये है कि आगे ये लोग नहीं करेंगे हमारे साथ में? मैं विश्वास दिला सकते हैं कि आगे चल के ये लोग हमारे साथ में ऐसा नहीं करेंगे। एक बेटी को मतलब हम लोगों ने बलिदान कर दिया, उन्होंने ये सब कर लिया, तो क्या पैसों से मुंह भरते रहेगी सरकार हमारी? पीड़ित परिवार के घर के बाहर पुलिस का पहरा है। प्रशासन के मुताबिक ये पहरा परिवार की सुरक्षा के लिए लगाया गया है, लेकिन परिवार के लोगों को लगता है कि ये अभी भी उनका मुंह बंद करने की कोशिश है। ये जो हम लोगों से मिलने वाले आ रहे हैं वो बाहर से लोग आए ना, जो हमारी आवाज आगे तक ना पहुंचे, इसलिए लगाई गई है। सुबह 9 बजे का वो वक्त था और उसके बाद इस तरह का जघन्य अपराध इस गांव में घटित होता है। अपने आप में बेहद शर्मनाक ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि पुलिस की लापरवाही यहाँ पर सीधे देखने को मिली और इसी वजह से गांव में गुस्से का माहौल है। गुस्से का आलम ऐसा है कि परिवार को अब निर्भया के गुनहगारों के लिए फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। क्या बोलेंगे? हमारी बेटी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मुझे तो फांसी चाहिए, जैसे मैं तड़प रही हूँ। एक और निर्भया दरिंदगी की शिकार हो गई, छोड़ गई समाज और सरकार को। फिर से उन सवालों के बीच, बेटियों के लिए कब सुरक्षित होगा हमारा समाज? हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान हैं। पीड़िता का गला दबाने की कोशिश की गई, हालांकि गला दबाने से मौत नहीं हुई है। मौत की सही वजह विसेरा रिपोर्ट से तय हो पाई। अरविंद ओझा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। अरविंद, और क्या डिटेल्स अभी समझ में आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? जी देखिए, आज तक के पास जो हाथरस की पीड़िता है उसकी पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और देखिए कम से कम जिसमें मौत की वजह है उसके लिए जो सफदरजंग अस्पताल के जो पोस्टमार्टम जिन डॉक्टरों ने किया है उनका कहना है विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व किया गया है, उसी से कॉज ऑफ डेथ यानी मौत की वजह पता चल पाएगी। लेकिन देखिए जिस तरह से पीड़िता ने संघर्ष किया है, गर्दन पर स्ट्रेंगुलेट है यानी गर्दन दबाने की कोशिश की गई है, और जो नेक है उसकी कुछ हड्डियां भी टूटी हुई हैं, तो उससे ये पता चलता है कि काफी जबरदस्त हमले का शिकार किया है पीड़िता ने, और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। तो संघर्ष काफी किया है पीड़िता ने, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जरूर पता चलता है। लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ है उसके लिए जो डॉक्टर है उनका कहना है कि विसरा रिपोर्ट को प्रिजर्व किया गया है, उसके जरिए जानकारी मिलेगी कि आखिर पीड़िता की मौत कैसे हुई थी। जी चलिए, शुक्रिया अरविंद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी खबर हमारे पास ये भी आ रही है, राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें 10 जनपद पहुंचे थे कुछ देर पहले, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन पहुंच पाएंगे, पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाथरस में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जा सकता है उस इलाके को, क्योंकि 3 पुलिस वाले हो सकता है संक्रमित हो। इस वजह से वहां पर प्रशासनिक आदेश दिए जा सकते हैं कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए, और यही वजह है कि अब आशंका इस बात की है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिल भी पाएंगे या नहीं। प्रियंका गांधी ने इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि वो पीड़िता के परिवार से मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, उनका पक्ष जानना चाहती हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों रवाना हो चुके हैं हाथरस के लिए। उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है जहां पर ये गांव है। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। ऐसे में प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार तक पहुंच भी पाएंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुई। चलिए, हमें जानकारी ये मिल रही है कि प्रियंका गांधी रवाना हुई हैं हाथरस के लिए, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है।
उत्तर प्रदेश का प्रभार भी उनके पास है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जब हमने ये सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि क्यों प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में होने वाला बलात्कार और महिला के प्रति अपराध दिखाई देता है, लेकिन राजस्थान में जो होता है जहां कांग्रेस की सरकार है वो क्यों नहीं दिखाई देता, और ये जो एक सेलेक्टिव अप्रोच है, ये जो चयन किया जाता है कि कहां का अपराध देखा जाए और कहां के अपराध के प्रति आंखें मूंद दी जाएं, इसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो बहुत क्लियर कट जवाब किसी के पास नहीं था। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, अब इस खबर को कंफर्म माने कि सिर्फ प्रियंका गांधी हाथरस जा रही हैं? देखिए, अभी निकले हैं दोनों साथ में, प्रियंका राहुल दोनों साथ में निकले हैं घर से। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर के बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम जहां खड़े हैं वो है यूपी दिल्ली बॉर्डर डीएनडी का, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा एक तरफ है, दूसरी तरफ हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि किस तरीके से पुलिस बल बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में इस वक्त पुलिस को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। कोशिश ये की जाएगी कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां से हाथरस की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसको यही रोक दिया जाए, क्योंकि धारा 144 लागू है। इसका आधार बनाकर, इसी को आधार बना करके फिलहाल कोशिश की जाएगी कि यहाँ से किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाए। तो लगता है कि ग्राउंड जीरो जो जहां पर मैदान बनने वाला लड़ाई का, वो ये डीएनडी यूपी दिल्ली बॉर्डर बनने वाला है, जहां पर तमाम तरीके के बंदोबस्त है, कार्यकर्ता एक तरफ है, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी है। अभी माहौल शांत है, लेकिन एक बार जब यहाँ पर बड़े नेता पहुंचेंगे तो उम्मीद है यही कि यहाँ पर मामला गरमाएगा। सियासत गरमाई हुई है और उसी के साथ साथ मामला भी गरमाएगा, और मामला जब गरमाएगा तो यहाँ पर बस के भी इंतजाम किए गए हैं, गिरफ्तारी करने के इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी संख्या में हेलमेट लगा के खड़े हैं। कुमार, एक बात यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, जब हाथरस में पहले से ही धारा 144 लगी हुई है, वहां पर गांव तक किसी भी मीडिया कर्मी को या फिर किसी भी और व्यक्ति को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ गांव के लोग ही अंदर तक जा पा रहे हैं, तो फिर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर इस तरह की भारी सुरक्षा क्यों? क्या ये राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है? क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? वहां पर तो पहले से ही इतनी सुरक्षा बल की तैनाती है हाथरस में। देखिए, ये हाथरस का केवल मामला नहीं है, मामला पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ है। तो दिल्ली से जैसे ही नेता उत्तर प्रदेश की तरफ क्रॉस करेंगे तो ये आशंका है वहां की सरकार को कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा, सियासी मुद्दा बन सकता है। जिस तरीके से मामला भले हाथरस का है, लेकिन इस वक्त यूपी दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हम 1 घंटे से ज्यादा से यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर लगातार तादाद कार्यकर्ताओं की बढ़ती चली जा रही है, नारेबाजी भी बढ़ती चली जा रही है। कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रियंका गांधी का आने का। तो आशंका ये है सरकार को कि अगर यहां से दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ काफिला बढ़ता है प्रियंका गांधी का, राहुल गांधी का, तो उसके साथ साथ सियासी तापमान भी बढ़ेगा, मुश्किल होगा आगे रोकना उनको, तमाम बड़ी बातें होंगी। तो कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में घुसने ही नहीं दिया जाए, उत्तर प्रदेश को में घुसने से पहले उनको रोक दिया जाए, पुलिस को लगा दिया जाए। हालांकि जब मेरी बात हुई यहाँ पर एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह है नोएडा पुलिस के, उनसे उनका कहना था हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम तो रेगुलर रूटीन जो हमारा बंदोबस्त होता है वो हमने किया है, लेकिन हम भी यहाँ से गुजरते हैं हर रोज, रूटीन बंदोबस्त इतना पुख्ता नहीं होता है। बिल्कुल कुमारी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रूटीन बंदोबस्त तो किसी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा। अशोक सिंघल हमारे साथ मौजूद है, और प्रियंका गांधी, अशोक सिंघल हाथरस जाने की तैयारी में है, लेकिन सवाल ये कि डीएनडी बॉर्डर पर जो तैयारी है वो तो ऐसा लगता है कि नोएडा भी एंटर नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि नोएडा क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा डीएनडी में। और अभी प्रियंका गांधी निकली है, हम लोग उसकी गाड़ी को भी निकलते हुए देखा है। खान मार्केट के जो उन्होंने अपना नया ठिकाना बनाया वहां से वो निकली हैं मीनाक्षी, और पुलिस ने साफ तौर से धारा 144 लगाई हुई है उस गांव के अंदर हाथरस में, और यहां से उनको नोएडा क्रॉस करने नहीं दिया जाए, क्योंकि पुलिस का ये कहना है, नोएडा पुलिस का, यूपी पुलिस का, कि उनको कोई इंटीमेशन नहीं है प्रियंका गांधी के जाने की। लेकिन प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है कि उन हाथरस जाए और उनके परिवार से मिले, और थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकली हैं और कोशिश कर रही हैं कि वो हाथरस पहुंचे। लेकिन जिस ढंग से प्रशासन का कहना है कि वहां पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी, तो प्रियंका जा पाएगी या सिर्फ नोएडा तक ही जा पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि पूरी पुलिस के बंदोबस्त किए हुए, बैरिकेडिंग की हुई है।
देखिए ये खबरें आई थी कि राहुल गांधी भी जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी 10 जनपद पहले आ गए थे अपनी मां के घर पे और प्रियंका गांधी को यहां से पहुंचना था। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर पहले ही गाड़ी यहां पे पहुंची प्रियंका गांधी के घर पे और अभी दूसरे गेट से प्रियंका गांधी निकली हैं। तो देखना होगा कि क्या राहुल गांधी भी उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम यही था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता बने हुए हैं। कुमार, पूरी तरीके से वहां पर जो सुरक्षा बल की तैनाती की गई है उसे देखकर तो यही लगता है कि किसी भी तरह की सिचुएशन जो वहां पर बनती है, अगर प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती हैं, आगे बढ़ने की जिद करती हैं, गिरफ्तारी तक हो सकती है। बिल्कुल पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी इस तरीके की तैयारी है कि यहाँ से परिंदा पर न मार पाए, यहाँ दिल्ली में रोका जाए। हम दिखाएंगे कि ये दिल्ली का साइड है, जिस तरीके से हमारा कैमरा जिधर दिखा रहा है ये पूरी तरह दिल्ली का इलाका है और इधर तमाम जो कार्यकर्ता यहीं पर इकट्ठा है। उत्तर प्रदेश की तरफ हम धीरे धीरे कैमरे को अपने ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये है पुलिस की व्यवस्था, ये है पुलिस का बंदोबस्त। सबके हाथ में डंडे हैं, सबके सब हथियारों से लैस है, सबके सिर पे हेलमेट लगे हुए हैं। तैयारी इस तरीके से है कि किसी भी सिचुएशन से, किसी भी हालात से निपटने के लिए इस वक्त जो पूरा का पूरा अमला है, पुलिस प्रशासन है, वो इस समय तैयार है। इस समय कोशिश यही की जा रही है कि यहीं पर रोक दिया जाए, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि जानता है प्रशासन कि अगर नोएडा से यानी उत्तर प्रदेश में अगर गाड़ी एंटर करती है, अगर गाड़ी दाखिल हो जाती है तो फिर आगे रोकना मुश्किल होगा। कुमार ये बताइए, अब जब जिस तरह से पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है बॉर्डर के इलाके पर, कुमार जिस तरह से पुलिस दिखाई दे रही है बॉर्डर के इलाके पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो तैयार है कि काफिले को रोकना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है? क्या कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता भी वहां पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, हम दिखाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक जगह बना दी गई है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता न सिर्फ इकट्ठा हो रहे हैं बल्कि अभी तो सड़कों पर बैठ भी गए हैं। अभी से उनकी तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर तमाम तरीके से एक तरीके का टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं, पुलिस वाले भी उतनी ही तादाद में इकट्ठा है। तो एक बार जब काफिला आएगा, अगर प्रियंका गांधी यहाँ से दाखिल होना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की सीमा में, तो मुश्किल बढ़ सकती है, तब वहां पर जाकर के टकराव की स्थिति आ सकती है। अभी बहुत शांति है, लेकिन ये जो शांति है ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है। इस समय जो आने वाला तूफान है, क्योंकि जैसा हमें पता चला है प्रियंका गांधी निकल गई है, निकल के रास्ते में है, रास्ते में कभी भी यहाँ पर पहुंच सकती है। तो उस समय जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेगी, जब इस बॉर्डर पे पहुंचेंगी, तो क्या हालत होगी? क्या वहां पर तब प्रियंका गांधी को रोकना, क्या जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या ऐसी स्थिति में क्या प्रियंका गांधी को रोकना